वेलकम दोस्तों। पुष्पा द रूल का इंतज़ार हर किसी को था और आखिरकार वो समय आ गया। इस बार पुष्पा राज की कहानी और भी ज़्यादा ताकतवर और धमाकेदार है। पुष्पा द रूल में आपको मिलेगा एक्शन, इमोशन और पावरफुल डायलॉग्स का तड़का। अगर मेरी इस चैनल पर आप नए हो तो मेरी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुष्पा का नाम सुनते ही सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आती है, झुकेगा नहीं। लेकिन इस बार दुश्मनों ने उसे झुकाने की ठान ली है। तो क्या पुष्पा टिक पाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और पुष्पा के फैंस मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, पुष्पा द रूल सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक इमोशन है। इसमें आपको मिलेगा धुआंधार एक्शन, जोरदार डायलॉग और ऐसी कहानी जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी। पुष्पा सिर्फ झुकता नहीं, वो तो पुष्पाओं को तोड़ता भी है। इस बार ये लड़ाई जंगल से निकलकर पूरे सिस्टम के खिलाफ है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं पुष्पा द रूल की पावरफुल स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है जापान से, जहाँ पर कि शिप के द्वारा कुछ अनजान कंटेनर जो है वह जापान आ जाते हैं और उन कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ियां भरी हुई होती हैं और साथ ही पुष्पा भाव भी उन्हीं लाल चंदन की लकड़ियों के साथ मौजूद होता है। जब जापानियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने पुष्पा भाव को उल्टा टांग दिया, लेकिन जैसे तैसे पुष्पा भाव ने अपने हाथ छुड़ाए और उन जापानियों से फाइट करने लगे। मालूम चलता है कि दरअसल में इन लोगों ने लाल चंदन की लकड़ियां तो अपने पास रख ली, लेकिन कई दिनों से पेमेंट नहीं कर रहे थे, जिस वजह से पुष्पा भाव को यहाँ आना पड़ा। तो यहाँ पर पुष्पा भाव इन लोगों से बहुत ही तगड़ी फाइट करता है, लेकिन आखिर में पुष्पा भाव को गोली लग जाती है और वह समुद्र में गिर जाता है। तो अब मालूम चलता है कि पुष्पा भाव सिंडिकेट का लीडर बन चुका होता है और लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजा जाना चाहिए अब सब कुछ पुष्पा भाव डिसाइड करते हैं। और पुष्पा तो पूरी तरह से राज ही कर रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। इनमें से पहला नंबर का दुश्मन है भंवर सिंह शेखावत, जो आईपीएस है। फिल्म के पहले भाग में पुष्पा ने शेखावत को नंगा दौड़ाया और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शेखावत कुछ भी कर सकता है, इसलिए एक प्लान बनाया कि जब पुष्पा के लड़के जंगल में जाकर लाल चंदन की लकड़ियां काटने जाते हैं तो वहां पर भंवर सिंह शेखावत भी पहुंच जाता है और इन सभी को प्लान बनाकर अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि लाल चंदन की तस्करी में हमेशा पुष्पा बच जाता है क्योंकि उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता। शेखावत ने इन मजदूरों को बुरी तरह से मारता है और इन सभी 230 मजदूरों को जेल में डाल देता है, जिसके बाद एंट्री होती है पुष्पा भाव की, जो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर शेखावत मौजूद नहीं होता, लेकिन कुछ इंस्पेक्टर मौजूद होते हैं। यहाँ पर पुष्पा भाव सारे मजदूरों को लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सीनू को लेने आए थे, क्योंकि आज उसकी शादी है। जब पुष्पा यहाँ सीनू को लेने जाने लगा तो उसने देखा कि सीनों पर बहुत सारे चोट के निशान थे और जब उसके सारे मजदूरों को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया, क्योंकि पुष्पा के सारे मजदूरों को शेखावत ने बुरी तरह से मारा पीटा था। यह देखकर पुष्पा भाव पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है कि इन लोगों पर शेखावत सर ने हाथ उठाया है, इसका मतलब कि आपने पुष्पा के ऊपर हाथ उठाया है, इसीलिए वह यहाँ से इन सबको लेकर जाएगा। यह देखकर इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले कहते हैं कि अगर आप इन सब लोगों को लेकर चले जाएंगे तो हमारी नौकरी भी चली जाएगी। यह सुनकर पुष्पा भाव इन सबसे कहता है कि आज से तुम्हारे रिटायरमेंट तक जितना भी पैसा तुम्हें जोड़ने वाले हो उन सारे पैसों पुष्पा देगा, मतलब आज तुम्हारा रिटायरमेंट हो रहा है। ऐसा समझकर पुष्पा ने उन सभी रिटायरमेंट करा देते हैं और जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वह समझ गया था कि सभी को पुष्पा भाव ने खरीद लिया है। तो इस तरह पुष्पा भाव इल्लीगल काम तो करता है, लेकिन अपने मजदूरों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है और साथ ही वह अपनी बीवी श्रीवल्ली से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि श्रीवल्ली जब मंदिर में पूजा करने जाती है, उसी मंदिर में पुष्पा का सौतेला भाई मुरली भी मौजूद होता है। वो यहाँ श्रीवल्ली को कहता है आज तो पूजा करवा लोगे, लेकिन क्या तुम्हारे पास खुद का गोत्र है, खुद का सरनेम है? मुरली उन्हें हमेशा नीचा दिखाता है, लेकिन मुरली की बेटी कावेरी उन्हें पसंद करती है और वो
उनके साथ रिश्ता निभाना चाहती है और कावेरी श्रीवल्ली को चाची बुलाती है, लेकिन मुरली कावेरी को मना करता है कि वह उनसे बात ना करे। तो पुष्पा श्रीवल्ली की सारी बात मानता है और आज पुष्पा सिद्धप्पा के साथ मिलकर सीएम से मिलने जाने वाला था। इसीलिए श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है, अगर तुम जा रहे हो तो सीएम के साथ फ़ोटो खींच कर लाना, ताकि हम उसे फ्रेम कराकर हॉल में लगाएंगे। पुष्पा ने अपनी बीवी से वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन जब वह पहुंचा वहां कुछ और ही हो गया। पुष्पा भले ही सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता है, लेकिन सीएम यहां पर पुष्पा के साथ फोटो क्लिक नहीं करता है। उनका मानना है कि जूती जो है वह पैर में ही रहना चाहिए, उन्हें हाथ में नहीं पहनना चाहिए। साथ ही उन्होंने श्रीवल्ली के बारे में भी एक दो बातें बोल दी। यह देखकर पुष्पा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बाहर आने पर पुष्पा ने सिद्धप्पा से कहा, अगर आप सीएम होते तो क्या आप मेरे साथ फोटो खिंचवाते या नहीं खिंचवाते? जिस पर सिद्धप्पा कहता है कि मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, मैं तेरे साथ फोटो जरूर क्लिक करवाता, क्योंकि तू मेरा भाई है। तब वहां पुष्पा ने उससे कहा, तो फिर सीएम बनने की तैयारी कर लो। पुष्पा सिद्धप्पा से एकदम सीधा सवाल पूछता है कि सीएम बनने के लिए लगभग कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? तो सिद्धप्पा यहाँ पर कहता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पुष्पा यहाँ पर उससे कहता है कि मैं तुम्हें 500 करोड़ दूंगा, लेकिन सीएम तुम्हें ही बनना होगा। जिसके बाद सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर से मिलने के लिए जाता है। सेंट्रल मिनिस्टर का एक भाई भी है और सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर ही सीएम की बात करने के लिए सेंट्रल मिनिस्टर के पास गया। साथ ही पुष्पा ने उनके पास एक सोफा भिजवाया था जिसके अंदर 25 करोड़ थे। सिद्धप्पा ने जब ये सारी चीज़ें देखी तो उन्होंने पुष्पा से कहा कि यह सब कुछ ठीक नहीं है, इस तरह से पैसा बहाना ठीक नहीं है। लेकिन पुष्पा के पास कुछ प्लान थे जो कि वह सिद्धप्पा को बताता है। वह कहता है कि अब पुष्पा नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल हो गया है। लाल चंदन की लकड़ियों की डील यह सिर्फ मुर्गन के साथ किया करता था, जिसके बदले उसे 1 टन पर सिर्फ 1.5 करोड़ मिलता था। लेकिन अगर वह इस डील को विदेश में लेकर जाए तो उसे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं प्रत्येक टन पर। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पुष्पा जो है वह तुरंत ही विदेश पहुंच जाता है, जहां पर कि उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से होती है। वहां इन लाल चंदन की लकड़ियों की डील करता है और उससे 2000 क्विंटल लकड़ियों को उन्हें देना था। बदले में पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो पुष्पा ने अपने सिंडिकेट के साथ सारे मेंबर्स को एक्टिव कर देता है और उसे कहता है कि सारी जगह से मुझे लाल चंदन की लकड़ियाँ चाहिए। तो सिंडिकेट के सारे मेंबर जो यह लाल चंदन की लकड़ियाँ का जुगाड़ करने के लिए लग जाते हैं। वह लाकर वो पुष्पा को देने वाले थे, लेकिन तभी एंट्री होती है मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ। इन लोगों को मालूम चल जाता है कि पुष्पा जल्द ही 2000 क्विंटल लाल चंदन लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। यह बात शेखावत से जाकर कहते हैं ताकि शेखावत उन्हें जब्त कर ले। साथ ही मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ शेखावत से यह कहते हैं कि वह सिंडिकेट मेंबरों को डराए धमकाए ताकि सारे सिंडिकेट मेंबर डर जाए, जिससे मंगल सिन्नू खुद ही सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। तो भंवर सिंह को जब यह बात मालूम चली तो उसके सारे चेक पोस्ट पर नाकाबंदी लगवा दी। तभी चेक पोस्ट पर एक लाल चंदन से भरा ट्रक पहुंचा। शेखावत वहां पहुंचा और इस बार उसने बिल्कुल भी रहम नहीं करते उस सारे ट्रक को जला दिया था। साथ में सिंडिकेट का एक मेंबर वहां पहुंचा हुआ था जिसे भंवर सिंह ने मौत के घाट उतार दिया था, जबकि मंगल सिन्नू चाह रहा था कि बस उसे डराए धमकाए। लेकिन भंवर सिंह कहता है उसका डराने का अंदाज थोड़ा अलग है। अगर मैंने इसे मार दिया तो सिंडिकेट के बाकी मेंबर्स भी स्मगलिंग करने से डर जाएंगे। तो जो सिंडिकेट का मेंबर मारा गया है उसकी श्रद्धांजलि पर सभी लोग पहुंचते हैं और सिर्फ पुष्पा को छोड़कर। लेकिन मंगल सिन्नू और यह कुछ लोग जो सिद्धप्पा से कहने लगते हैं कि अगर आप पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं करवाई तो लोगों को मारता रहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पुष्पा को प्रेसिडेंट से हटा देना चाहिए। लेकिन सिद्धप्पा यह होने नहीं देता। इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास पहुंच जाता है और वह उसे
कुछ रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करता है। वो उसे लगभग 10 करोड़ रुपए दे रहा था, लेकिन भंवर सिंह नहीं मानता। वह कहता है कि उस रात मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे किसी हालत में भी नहीं छोड़ने वाला। तभी यहाँ पर सिद्धप्पा कहता है कि अगर वह तुझसे माफ़ी मांग ले और सबके सामने सॉरी कह दे तो क्या तुम उसे माफ़ कर पाओगे? यह सुनने के बाद भंवर सिंह तुरंत ही हाँ कहने लगा। तो कहता है कि पार्टी का इंतज़ाम करो ताकि सभी के सामने पुष्पा उससे माफ़ी मांग सके। तो पार्टी में सभी लोग पहुंच जाते हैं। सभी लोगों को देखना था कि आखिर पुष्पा भंवर सिंह से माफ़ी मांगता है या फिर नहीं मांगता, क्योंकि पुष्पा आज तक नहीं झुका है। तो क्या आज झुकने वाला था? तो पुष्पा सिद्धप्पा, श्रीवल्ली और कटलेट के कहने पर और सिंडिकेट की भलाई के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए कह देता है। पुष्पा भी बहुत ज़्यादा शराब के नशे में था, इसलिए वह सभी के सामने भंवर सिंह से माफ़ी मांग लेता है। यह सुनकर भंवर सिंह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि उसने तो पुष्पा की आवाज़ रिकॉर्डिंग कर ली थी और बार बार सुन रहा था। लेकिन जब पुष्पा घर वापस जा रहा था तब उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा और पार्टी के सारे लोग शॉक्ड थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा को इतना ज़्यादा बुरा लगा था कि वह आईने में अपनी शक्ल नहीं देख सकता था। उसे इतना तेज गुस्सा आया कि वह सभी को सड़क पर ही छोड़कर और कार वापस घुमाकर उसी पार्टी में पहुंच जाता है। जब भंवर सिंह यहाँ जाने वाला होता है तब पुष्पा यहाँ पर भंवर सिंह को कार की टक्कर मार के भंवर सिंह को स्विमिंग पूल में गिरा देता है और उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी करता है। भंवर सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आखिर यह सब कुछ क्यों कर रहा है। पुष्पा यहाँ भंवर सिंह से कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है और वह किसी के सामने नहीं झुकता। वो उसे कहता है कि तुझे चैलेंज करता हूँ कि 2000 क्विंटल लाल चंदन लकड़ियों को वह देश से बाहर भेज कर रहेगा। अगर वह उसे नहीं पकड़ पाया, अगर तेरे हाथ में एक भी लकड़ी लग गई तो मैं ज़िंदगी भर तेरी मजदूरी करूँगा। यह सुनने के बाद भंवर सिंह को भी गुस्सा आता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और सारे के सारे चेक पोस्ट जहाँ से भी गाड़ी गुजरती है उन सारे चेक पोस्ट पर भंवर सिंह पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन तभी भंवर सिंह ने देखा कि ब्रिज के नीचे जो नदी है वह पूरी तरह से सूखी है, क्योंकि गर्मियों का दिन था। तो वह समझ गया था कि पुष्पा ज़रूर इन्हीं नदियों के द्वारा अपने ट्रक को निकालने वाला था। उसका शक एकदम सही निकला, क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन की ट्रक जो है वह नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। तो पुलिस ने जीप उन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन आखिर में भंवर सिंह जो इनके ट्रक के सामने आ जाता है और एक बड़ी सी शॉर्ट गन लेकर उसके ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलेट जो है वो पुष्पा के पास कॉल करके सारी जानकारी बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहां से कूद जाओ, जितने भी ट्रक है सारे ड्राइवर को वहां से बाहर निकलो और मुझे किसी भी इंसान की जान का खतरा नहीं उठाना है। कटलेट जब उसकी बात सुनता है तो सारे ड्राइवर को लेकर यहाँ से चला जाता है और भंवर सिंह उनके ऊपर फायरिंग करता है और जब ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियाँ थी उन्हें जब्त कर लेता है। यह देखकर मंगल सिन्नू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वह तो एंजॉय कर रहे थे कि मीडिया के सामने उन्होंने सारी बात कह दी कि यह सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ पुष्पा की है। लेकिन थोड़ी देर के बाद मालूम चला कि वह सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ नहीं बल्कि नॉर्मल लकड़ियाँ हैं। यहाँ पर भंवर सिंह फूल बन जाता है। पुष्पा यहाँ उसे कहता है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर है। साथ ही इशारे में उसने यह भी कह दिया कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को
बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। तभी पुष्पा, श्रीवल्ली और पूरी फैमिली जो है वह माता काली के फेस्टिवल में पहुंचती है। वहां पर श्रीवल्ली पर अचानक चक्कर आने लगते हैं। मालूम चलता है कि श्रीवल्ली प्रेग्नेंट है। यह देखकर पुष्पा जो वह काली माता का गेटअप धार कर फिर काली माता का एक तांडव करता है। श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा से कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, जिस पर कि पुष्पा कहता है कि मेरी इच्छा है कि काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उससे सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वह किसी दूसरे घर जाकर उसे दूसरा सरनेम मिल जाएगा। तभी उसी जगह पर हम देखते हैं कि कुछ लोग वह पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव कर रहे होते हैं, वह उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे। यह देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आता है और फिर लोगों से फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पर मुरली आ जाता है और वह कहता है पुष्पा से, अगर तुम यह सब कुछ कर दोगे तब भी तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम नहीं मिलेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ हो जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू हमेशा अनाथ था और हमेशा अनाथ ही रहेगा, तुम्हारा कोई भी नहीं हो सकता। श्रीवल्ली को जब यह सारी बात सुनाई तो उसने यहाँ पर मुरली को बहुत ही ज़्यादा चिल्लाया और कावेरी के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी की थी उन लोगों को मुरली ने आधा गंजा करवा दिया था। और अब आगे हम देखते हैं कि मंगल सिन्नू और उसकी बीवी भंवर सिंह शेखावत सीएम के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें बताया कि अगर यह लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती है तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी खतरे में है, क्योंकि उससे 2000 करोड़ से 500 करोड़ की फंडिंग होने वाली है और यहाँ सारी फंडिंग के द्वारा आप सीएम से हट सकते हो। तब सीएम उन्हें तुरंत आदेश देता है कि वो लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोक सके। यह सारी लाल चंदन की लकड़ियाँ श्रीलंका जाने वाली, क्योंकि राम सवाराम से श्रीलंका सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर थे। तब भंवर सिंह शेखावत यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि वह सारी शिप के नीचे मौजूद थी, जिस वजह से भंवर सिंह का इनका पीछा करता भी है पर वो नहीं पकड़ पाता। तो माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन पैसों का देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सारे सोफे के अंदर पैसा भर देता है और सारे सोफों को एमएलए के पास भिजवा देता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए। तो भंवर सिंह शेखावत को अब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफ़र होगा एकदम तय है, क्योंकि अब उसके पास सरकार भी नहीं रहेगी और सरकार भी पुष्पा की ही हो जाएगी। तो भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन है, उस लाल चंदन में वो आग लगा देता है और उसमें काफ़ी शराब पी हुई होती है, तो वो वहीं पर रुक जाता है, जिससे ब्लास्ट होता है और भंवर सिंह शेखावत मारा जाता है। हालांकि उसकी डेड बॉडी को बताया नहीं गया है, ना ही यह बताया गया है कि वह मारा गया है। और फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि सीएम अब बदले जा चुके हैं। अब सीएम सिद्धप्पा बन चुका था। सिद्धप्पा श्रीवल्ली से कहता है कि तुम्हारी फ़ोटो की वजह से मैं सीएम बना हूँ, और पुष्पा ने आज का दिन इसीलिए सिलेक्ट किया था कि क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था, इसीलिए यहाँ पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। भले ही सिद्धप्पा सीएम ज़रूर बन चुका था, लेकिन पूरे राज्य में पुष्पा का ही राज सभी लोग बहुत ज़्यादा मानने पूजने लगे थे। फिर एक दिन पुष्पा की भाभी मतलब मुरली की पत्नी जो है वह पुष्पा के घर आती है, उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोग किडनैप कर लिया है और वो बदले में 2 करोड़ मांग रहे हैं। अगर उन्हें नहीं दिया तो वो कावेरी को मार डालेंगे। यह बात जब पुष्पा को मालूम पड़ती है तो वो न्यूज़ चैनल वालों के पास जाता है। वहाँ लाइव आकर उसने उन लोगों को कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वो उन्हें मार डालेगा। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है और 1 घंटे के अंदर अगर वो सौंप देती है तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। यह बात
सिपा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम। लेकिन यहाँ पर एक बात मालूम चलती है कि जिन लोगों ने किडनैप किया था वह कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर का भाई का बेटा होता है, मतलब कि सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा। इसलिए यहाँ सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से पुष्पा के पास कॉल करवाता है। वह लोग पुष्पा से कहते हैं कि यह सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वह उसके साथ कुछ भी ना करे, हम उससे जल्द से जल्द कांटेक्ट कर लेंगे, वह कावेरी को छुड़वा देगा। अगर वह उसके साथ कुछ भी कर देगा तब उन्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए पुष्पा से मांग रहा होता है और अकेले ही पुष्पा को अड्डे पर बुलाता है। पुष्पा मान जाता है और हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह गन फायर करता है, लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरे भतीजे के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसीलिए थोड़ा ठंडा रहना पड़ेगा। यहाँ पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में यह लोग पुष्पा को बुरी तरह से मारने लगते हैं। बहुत अच्छे से मालूम है कि पुष्पा के बंदे हाथ है, बावजूद भी कमाल कर सकता है और सभी को बुरी तरह से मार भी सकता है। इसीलिए इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। इस बार वह उसके हाथ बांधते हैं और पैर भी बांध लेते हैं। फिर वह लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ डालने लगते हैं। यह देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आता है और फिर वह उड़ कर उन्हें मुंह से काट कर बुरी तरह से मारने लगता है। तो मिनिस्टर का भाई भी वहां पहुंच चुका है। पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। मिनिस्टर ने पुष्पा के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला है। यह सारी बात जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। जब अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जब अपने घर होता है तब उसके घर पर मुरली आता है। मुरली को अपनी गलती का एहसास होता है, इसीलिए यह पुष्पा और पूरी फैमिली से माफ़ी मांगने के लिए आया। वह कहने लगा कि मुझे बहुत ही अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो। मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने के लिए आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है और कावेरी ने मुझसे कहा कि अगर पुष्पा भाऊ शादी में नहीं आते तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवल्ली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम और साथ ही तुम्हारा नाम भी है। यह देखकर पुष्पा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और पूरी फैमिली समेत वह कावेरी की शादी में पहुंचते हैं। सभी लोगों ने एक दूसरे को माफ़ कर दिया था, अब आगे बढ़ चुके थे। यहाँ मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था क्योंकि मिनिस्टर का भाई और मिनिस्टर का भाई का बेटा वो दोनों मारे गए थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वह मिनिस्टर के पास लेकर आता है, अचानक उस आदमी पहाड़ी से ब्लास्ट कर देता है और यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। वह आदमी कौन था नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसका नाम है पुष्पा रैम्पेज। वीडियो का आखिर तक देखने के लिए खूब धन्यवाद। अगर मेरी इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि पुष्पा अब फायर नहीं वाइल्ड फायर बन चुका है।